चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रखा था? हमने आइसोमेरिज्म का टॉपिक स्टार्ट कर रखा था। इसको थोड़ा सा फील करते हुए जो है वो हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, थोड़ा फीलिंग के साथ, भाई पता भी लगे कि चीजों में ना डिफरेंस क्या है। अगर हमको आइसोमेरिज्म के काफी सारे टॉपिक हैं, अगर हमको डिफरेंस ही समझ में नहीं आया, इसका मतलब हमें आइसोमेरिज्म समझ में आई ही नहीं। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म के अंदर एक साइड पे आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म करे थे, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म करे थे और इसके अंदर चेन किया था, पोजीशन किया था, फंक्शनल किया था, मेटामेरिज्म किया था, टॉटोमेरिज्म किया था और रिंग चेन किया था। ये सारे इसके अंदर किए थे। यस और नो बोलो भाई, समझ में आ रही है कि नहीं? कोई बोलो यस यार। सर। यस सर। किए थे। यस सर। स्ट्रक्चरल के बाद दूसरी साइड पे स्टीरियो बनाए थे। यस स्टीरियो सर। आइसोमेरिज्म करी थी। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर फिर मैंने कहा था कि फिर से इसको दो भागों में बांट दो और एक को कहना कन्फर्मेशनल और एक को क्या कहोगे? कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशन। कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशनल। फिर मैंने कहा था इसको फिर से बांट देना और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हमने ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो इस तरीके से, ठीक है, किया। ये तो थी आप लोगों की मोटा मोटी। अब हम लोग ये तो निपटा चुके हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर कन्फर्मेशनल थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था और कन्फर्मेशनल के अंदर मैंने आपको जो बातें समझाई थी, एक तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर रोटेशन बता चुका हूं और एक पाई बॉन्ड के अंदर रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होती है। क्या इतनी बात सब लोगों को मालूम है? यस और नो पहले बताओ। यस सर। मालूम है इतनी बात, ठीक है। मैंने आपको ये बोला था कि अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे और स्टीरियो की बात करेंगे तो पहले हमको इसके बीच में अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या अंतर था इसके अंदर? स्ट्रक्चरल के अंदर पूरा पूरा एटम्स का पोजीशन ही अलग कर दिया था, पर स्टीरियो के अंदर हम लोगों ने 3D स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन ही चेंज करी थी खाली। चेंज इन ओरिएंटेशन इन 3D स्पेस ओनली। और यहां पे क्या किया था? पोजीशन ऑफ एटम्स डिफरेंट। क्या आपको ये बात याद है? पहले ये बताओ। अगर आपको ये बात याद है तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ठीक है? बोलो भाई, क्या आपको इतनी बात याद है? तो मैं यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मैं Yes, क्वेश्चन sir. दे रहा हूँ आपको एक। मैं 4 स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आपको ये बताना है कि कौन कौन से पेयर पेयर में होते हैं, क्योंकि आइसोमेरिज्म जो है वो पेयर में चलती है। जैसे अब मैंने एक ये बना दिया 1 पे, ठीक है, ये जो भी है इसका IUPAC आप अब कर सकते हो, इतने समझदार आपको मैंने बना दिया है कि आप IUPAC नेमिंग जो है वो इसकी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा बनाते हैं। और चौथे स्ट्रक्चर के अंदर भी हम क्या करते हैं? ये मैंने आपसे सवाल पूछा और मैंने आपको कहा बताओ 1 और 3 आपस में क्या चीज है, कौन से आइसोमर्स हैं? क्या ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है या ये स्टीरियो आइसोमर है? कौन से 1 और कौन सा 3? मतलब ये दोनों को कंपेयर कर रहा हूं मैं अभी। आप मुझे बताओ, ये आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लग रहे हैं या स्टीरियो आइसोमेरिज्म लग रहे हैं? ये बता दो आप मुझे, क्योंकि आपने मुझे कहा कि हमको ऊपर दो लिखी हुई बातें समझ में आ रही। सर स्ट्रक्चरल। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। Structural. कैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पता लगा तुम लोगों को? इसके अंदर एक कार्बन पे क्लोरीन है और यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन। पर नीचे वाले कार्बन पे दोनों पे क्या है? हाइड्रोजन। इसका मतलब मैंने एक क्लोरीन को उठा के दूसरे कार्बन पे पटक रखा है। देखो, सबसे पहला सवाल आएगा क्या ये आपस में आइसोमर्स हैं? तो आइसोमर्स चेक करने के लिए आप क्या करते हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हो, राइट? तो हाँ, आपने कहा ये आइसोमर्स तो हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्योंकि 2 क्लोरीन है, 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, सब में यही है, तो आइसोमर्स हैं।
फिर सवाल आया कौन से हैं, और कौन से में आपसे पूछ लिया गया क्या ये स्ट्रक्चरल है या ये स्टीरियो है। सबसे बेसिक सवाल, ये कभी भी आएगा नहीं, पर आपको इससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा चीजों का, ठीक है ना। ये क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक सी चीज है ना। तो कार्बन पे दोनों एटम देख लो, यहाँ पे एक पे क्लोरीन है, एक पे हाइड्रोजन है, नीचे वाले पे दोनों पे हाइड्रोजन है, तो क्लियर सी बात है ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी फर्क आ गई। स्ट्रक्चरल कैसे देखोगे, कनेक्टिविटी से देखना। अगर आपकी कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो वो आपस में क्या होंगे, स्ट्रक्चरल। चलो मुझे बताना, आप मुझे बताओ सेकंड और थर्ड आपस में क्या है, सेकंड और थर्ड आपस में कौन से आइसोमर्स हैं, बताओ। सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चरल हैं या स्टीरियो आइसोमर्स हैं। कनेक्टिविटी देखो, कनेक्टिविटी सेकंड और थर्ड, यानी कि ये रहा सेकंड और ये रहा थर्ड। बताओ कार्बन पे क्या दोनों एटम सेम है, ऊपर नीचे होने से कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है, जो जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो उस कार्बन से ही कनेक्टेड रहना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है सर? स्ट्रक्चरली है। ये भी स्ट्रक्चरली है, 2 और 3 भी आपस में स्ट्रक्चरली हैं, और इवन मैं बोलूं आपको कि मेरा थर्ड और फोर्थ, ये दोनों थर्ड और फोर्थ भी आपस में स्ट्रक्चरली हैं, क्योंकि एक कार्बन पे एक साइड पे तो 2 हाइड्रोजन है, अगर राइट वाले कार्बन पे देखते हो उस तरफ एक कार्बन पे हाइड्रोजन क्लोरीन है, बगल वाले कार्बन पे भी देखो आपको कि मैंने इसको पलटा दिया होगा, ठीक है। तो जैसे आप क्या करते हो, पनीर को फ्राई करते हो ना, नीचे से फ्राई करते हैं, उसको बस पलटा देते हैं ना चिमटे से, इस तरीके से उठा के, वैसे इसको भी हम उठा के पलट सकते हैं इस तरीके से नीचे से, है ना। तो दूसरे तरीके से भी देख लो, मतलब आप बगल वाले कार्बन पे भी नजर मार लो, तब भी आपको दिखेगा कि नहीं यार ये तो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, और उस साइड तो कुछ सीन अलग ही हो रहा था। तो थर्ड और फोर्थ भी आपस में क्या है, स्ट्रक्चरल है। तो ये वैरायटी किसकी बना दी मैंने, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर। कनेक्टिविटी से देखना है आपने, कनेक्टिविटी से। चलो ठीक है, एक बार और आपकी आंखें खोलते हैं। 1 और 2 आपस में क्या है ये बता दो। 1 और 2, सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए, 1 और 2 आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दूसरा कौन से हैं, स्ट्रक्चरल के स्टीरियो। सर एक कार्बन पे क्लोरीन हाइड्रोजन है, वहां भी एक कार्बन पे क्लोरीन हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्लोरीन हाइड्रोजन है, वहां भी क्लोरीन हाइड्रोजन है। ऊपर नीचे का कुछ मसला लगता है, बट इतनी बात तो क्लियर है कि एक ही कार्बन पे एटम्स तो सेम ही है, एटम्स का पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बदला है। अगर एटम्स का पोजीशन बदला नहीं है, ऊपर नीचे हुए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो स्ट्रक्चरल तो नहीं है। अगर वो स्ट्रक्चरल नहीं है तो फिर वो क्या होंगे, फिर वो सर वो स्टीरियो, स्टीरियो है। वो स्टीरियो में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या ये स्टीरियो आइसोमर्स पहचान लिया आपने? ठीक है, चलो आपसे Yes, एक sir. आखिरी सवाल, इसको सोच के जवाब देना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि फटाफट कर देंगे। 1 और 4 क्या है आपस में, 1 और 4, कंपाउंड नंबर 1 ग्रीन कर देते हैं इसको येलो, और कंपाउंड नंबर 4, ये बता दो आपस में क्या है, सोचो जरा। सर स्टीरियो। सर स्टीरियो है। ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं। देखो वैसे इसका अंदाजा आपको इतनी जल्दी लगेगा नहीं, क्योंकि काफी सारे टॉपिक अभी करने हैं, पर आप इस तरीके से सोचना, ठीक है ना, कि ये कंपाउंड ना बिल्कुल आइडेंटिकल कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, आइडेंटिकल कंपाउंड है। मतलब क्योंकि हमने अभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग नहीं पाएगा इस बात का, बट आप इस तरीके से थोड़ा सा, मैं आपको इनिशिएट ही कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी चीजें हमको आगे देखने को मिलेंगी। कंपाउंड नंबर 1 और कंपाउंड नंबर 4 कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है, देखने का नजरिया है इसके अंदर खाली, क्योंकि इसके अंदर देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अंदर रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होती है, मतलब हम इसको घुमा नहीं सकते। अब घुमाते कैसे हैं, एक को पकड़ के घुमाते हैं, एक को पकड़ के घुमाते हैं, बट आप ना एक को पकड़ के दूसरे को तो नहीं घुमा सकते, बट पूरा मॉलिक्यूल पलट सकते हो इस तरीके से। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? पूरा मॉलिक्यूल तो पलटा जा सकता है, पर एक को पकड़ के दूसरा नहीं घुमा सकते। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे ये कॉपी है, ये कॉपी है, ठीक है, ये प्लेन में है। अब आप ये मानो ना, ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब प्लेनर है, मतलब एक प्लेन में है, ये इस प्लेन में, ठीक है। या आपके लिए अगर ये वाला प्लेन है तो ये वाला प्लेन हो गया, आपको दिख रहा है सबको, तो बोलो यार। तो आप इस कॉपी को ना एक साइड से पकड़ के दूसरी साइड घुमा तो नहीं सकते, पर आप इस कॉपी को पूरा पलट सकते हो, समझ रहे हो?
तो पूरा पलटने पे बिल्कुल सेम आ रहा है, ऐसे कंपाउंड्स को आइडेंटिकल कंपाउंड्स कहेंगे, या आगे भी आएंगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं। ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, मतलब इसके अंदर आइसोमेरिज्म होगी भी नहीं। आप अभी स्टीरियो पढ़ोगे उसके बाद भी मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा तो आपको क्लियरली नजर आएगा। ये एक ही कंपाउंड है, सेम ही कंपाउंड है, 1 और 4 बिल्कुल सेम है, इसमें कोई सवाल ही नहीं, ठीक है ना, ये आइडेंटिकल है। कुछ क्लियर हुआ बहुत थोड़ा सा, वो बोलो यार। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में फर्क पता लग गया तुम लोगों को, पहले ये बताओ, ठीक है। बड़ी बेसिक बातें करूंगा आज, क्योंकि कुछ लोग गायब भी होंगे, तो आराम से चलेंगे, बेसिक सी बात करेंगे, बट थोड़ा एडवांस भी लेके जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद का फर्क समझते हैं। इसके बाद का फर्क हमने ऑब्वियसली पिछली क्लास में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर कुछ टॉपिक कर लिए थे, मैं आपको बताता हूँ। कुछ प्रोजेक्शंस कर ली थी हम लोगों ने, मतलब हमने 100 हॉर्स देख लिया था कैसा होता है, तो 100 हॉर्स की आज मैं बात नहीं करूंगा, न्यूमैन की बात करूंगा एक बार, ठीक है। न्यूमैन क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, तो न्यूमैन की बात देखेंगे, है ना। वेज एंड डैश प्रोजेक्शन हमने देख ली थी, ये आपको क्लियर है ना कि वेज एंड डैश कैसे बनती है, 100 हॉर्स कैसे बनती है। न्यूमैन की तो बात अधूरी रह गई थी, तो जरूर फिर वो स्टार्टिंग से ही करूंगा मैं। वेज एंड डैश में आज आपको बना के नहीं दिखा रहा, 100 हॉर्स में नहीं बना के दिखा रहा, क्योंकि मैं पिछली क्लास में बना के दिखा चुका हूँ, ठीक है। बट इससे पहले की जो बात है उसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाना चाहता हूँ, आप लोग पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। मैं पॉइंट्स लिखवाना चाहता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या लिखवाया था कि कन्फर्मेशनल के अंदर जो है वो रूम टेम्परेचर पे रोटेशन पॉसिबल है। आप एक कार्बन को पकड़ के दूसरा घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, कितनी दफा भी घुमा सकते हो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होती है। ऐसी बात मैं आप सभी को बता चुका हूं कि डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं करवानी है, सिंगल बॉन्ड में आप कितना भी रोटेशन करवा लो, आपकी मर्जी है। तो कन्फर्मेशनल के अंदर हमने रोटेशन करी थी, बट आप फिर भी कुछ पॉइंट्स आज की क्लास के अंदर फिर भी लिख लो कि अगर मैं बात करता हूं कन्फिगरेशनल, और जब कन्फिगरेशनल करेंगे तो उन पॉइंट्स को नोट भी करेंगे, ठीक है, वर्सेस कन्फर्मेशनल की, राइट। कन्फिगरेशनल वर्सेस कन्फर्मेशनल की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो कन्फिगरेशनल के अंदर ना हमको कंप्लीटली 2 डिफरेंट कंपाउंड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कंप्लीटली 2 डिफरेंट कंपाउंड्स मिलेंगे, प्रॉपर डिफरेंट होंगे, उसमें बथेरा आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि ये कैसे डिफरेंट है, ठीक है। और कन्फर्मेशनल के अंदर क्या है कि आप अगर रोटेट करवा ही पा रहे हो, और आप कितनी भी रोटेशन करवा सकते हो, जो हमने लास्ट क्लास में करी थी, मैंने आपको बताया था ना, आप इसके अंदर कितनी भी रोटेशन करवा लो, राइट और रॉन्ग। तो अगर आप रूम टेम्परेचर पे किसी जगह पे रोटेशन हो रही है, ठीक है, इंटर कन्वर्जन हो रही है, राइट, तो आप कितनी भी करवा पा रहे हो, तो फिर वो एक ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं होगी, एक तरीके से ये सूडो आइसोमेरिज्म है, सूडो आइसोमेरिज्म। इसके यूजेस हैं, इसके यूजेस हैं, मतलब इसकी एप्लीकेशंस है, कौन से घूमने के बाद कौन सी स्टेबल फॉर्म है, कौन सा क्या है, कौन सा किस तरीके से है, तो इसमें इस तरीके से। हाँ बोलो बेटा जी, क्या कह रहे हो? सर एक बार ही बताना यार, क्या डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस? तो ठीक है, पहले पूरा सुन लो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो भाई, इसके अंदर क्या सीन है कि इसके अंदर आपको प्रॉपर पूरे डिफरेंट कंपाउंड्स मिलेंगे, बट ये एक तरीके का सूडो आइसोमेरिज्म है, मतलब ये आइसोमेरिज्म है तो सही, बट ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड के अराउंड कोई चीज घूम रही है तो वो कितनी दफा भी घूम सकती है। अगर आपने उसको 180 घुमाया तो आपने कहा डिफरेंट बन गया, बट अगेन 180 घुमा दो, 360 घुमा दो, क्योंकि घूम तो कितना भी सकती है ना, तो वही वापस बन जाता है। तो इस तरीके से कहते हैं कि आइसोमेरिज्म है तो सही, बट ये सूडो आइसोमेरिज्म है, ठीक है ना। तो ये एक ही कंपाउंड के अंदर होती है, जैसे ये 2 डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर होगी, आप कह सकते हो ये एक ही कंपाउंड के अंदर रोटेशन होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, ठीक है ना। तो इन वन कंपाउंड के अंदर ही हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं इंटर कन्वर्जन की, इंटर कन्वर्जन की, ठीक है, यहाँ पे इंटर कन्वर्जन जब भी होगी उसके लिए बॉन्ड क्लीवेज होगा, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो पाएगा। किसमें? कन्फिगरेशनल के अंदर। कन्फिगरेशनल जब पॉइंट्स हम लोग करेंगे तो ये पॉइंट्स को दोबारा से एक बार रिव्यू करवाऊंगा, आज तो मैं बस जस्ट आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, तो आप लोग साथ साथ लिखते जाओ, और ध्यान रखने की बात है, ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए अभी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटर कन्वर्जन है उसके लिए बॉन्ड क्लीवेज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डज नॉट रिक्वायर,
बॉन्ड क्लीवेज, डज नॉट रिक्वायर बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज की बात हो गई है, तो आप यहाँ पे कह लो कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर एनर्जी बैरियर हाई रहेगा। सर क्लीवेज का मतलब क्या है? क्लीवेज का मतलब क्या होता है? तोड़ना। बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होना मतलब बॉन्ड क्लीवेज हो। सिंपल है, ब्रेक लिख लो आप क्लीवेज की जगह। बॉन्ड हेयर इंटर कन्वर्जन रिक्वायर्स बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग, राइट। एनर्जी बैरियर यहाँ पे हाई रहेगा और यहाँ पे एनर्जी बैरियर, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एनर्जी बैरियर लगता है, वो यहाँ पे लो रहेगा, तभी आराम से जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे रोटेशन होगी, यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे रोटेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो पाएगी। राइट, ये बेसिक जो थे वो डिफरेंस थे। ठीक है, इसके बाद हमने कन्फर्मेशनल के अंदर क्या चीजें पढ़ी थी, मुझे ये बता दो। बताओ भाई, कन्फर्मेशनल के अंदर हमने क्या चीजें पढ़ी थी, बताओ भाई। ठीक है, कन्फर्मेशनल के अंदर हमने न्यूमैन स्टार्ट किया था। वेज एंड डैश तो देखा ही था, सोहर्स भी देखा था, एक बार न्यूमैन दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, न्यूमैन के अंदर अब मैं सीधा ब्यूटेन बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको इथेन बना के दिखा दिया था। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं एक बार दोबारा से देख लो। ये बीच वाले कार्बन 2 उठाने पड़ेंगे और एक क्या बनाना पड़ेगा, व्हील बनाना पड़ेगा इस तरीके का। ये व्हील पे क्या लगे होंगे, ये व्हील पे बेसिकली, ठीक है, बीच में क्या होता है, एक कार्बन होता है, ये ग्रीन वाला कार्बन बीच में, और इस कार्बन पे क्या लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो हाइड्रोजन 2 ऐसे बना दो, और एक क्या लगा हुआ है, पूरा CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो पूरा CH3 ग्रुप बना दो। ठीक है, इस डॉट के जस्ट पीछे भी कार्बन है, और वो कौन सा कार्बन है, ये कार्बन नंबर अगर 1 हो गया तो इस कार्बन को बनाएंगे इस डॉट के जस्ट पीछे, जो हमको दिख नहीं पाएगा, और इस कार्बन से भी एक CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, और एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है। क्या आपको आगे और पीछे फील हो रही हैं चीजें, बोलो यार। यस सर। किसी को कोई दिक्कत है कि ये कैसे बनेगा मेरे पास? हाँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि यार ये कैसे बनेगा, बोलो। ये सबको क्लियर है कि एन ब्यूटेन, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। ये स्कूल के पेपर में बहुत आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, सभी के स्कूल में इससे क्वेश्चन आना है, सभी के स्कूल में। ठीक है, बिल्कुल स्कूल का टॉपिक है, करेक्ट। बस स्कूल में क्या नहीं पता लग पाता कि ये है किधर, और इसको किस चीज, कौन सी आइसोमेरिज्म के अंदर पढ़ते हैं, वहां पे ये बात क्लियर नहीं होती। बट ये टॉपिक सभी के में आएगा, और इसका क्वेश्चन बनेगा, वो कैसे बनेगा मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, पहले आपको बोर्ड के क्वेश्चन दिखा देते हैं जो स्कूल के अंदर आएंगे, फिर आपको एडवांस के भी क्वेश्चन दिखाए जाएंगे कि एक लेवल अगर मैं ऊपर बढ़ा दूं तो क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस ही कैसे पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। पहले बेसिक, बेसिक के अंदर बेसिक बनाना आना चाहिए। पहला स्ट्रक्चर बना दिया, इसके बाद मैंने कितना कितना रोटेशन करवाया था आपको याद है, मैंने 60 डिग्री का रोटेशन करवाया था, और 6 कंपाउंड बनाए थे मैंने, मतलब सेम रोटेशन करवा के। फ्रंट वाले को पकड़ के रख लो और 60 से राइट साइड पे घुमाते जाओ। राइट साइड को घुमा रहा हूं, आप लेफ्ट साइड को भी घुमा सकते हो, ऐसी कोई रूल नहीं है कि कौन सी साइड को घुमाना है। बट हाँ, ये रूल है कि एक साइड पे जब घुमा दिया तो फिर उसी साइड पे घुमा घुमा के चेक करते जाना है ना। ऐसा नहीं कि पहले यहाँ घुमा दिया फिर वहां घुमाते हैं, मजे नहीं लेने, मतलब टॉपिक से टॉपिक को पूरा करना है, राइट। इसको इस तरीके से कर दो, पहले वाले को पकड़ लिया हम लोगों ने, और दूसरे वाले को फिर 60 डिग्री से घुमा दिया, फिर से 60 डिग्री से घुमा दोगे तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, है ना, ये यहाँ पहुंच जाएगा और ये यहाँ पहुंच जाएगा। CH3 इधर पहुंच गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इधर पहुंच गए। अब इसके बाद फिर से इसमें 60 डिग्री का रोटेशन करवा दो, ये इस तरीके से बन जाएगा, CH3 H और H, और बाकी का जो था वो किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से। CH3 आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। फिर से इसको कितने डिग्री से घुमा दो, 60 डिग्री से घुमा दो, क्या बन गया आपका, CH3 को पकड़ लो, H को पकड़ लो, H को पकड़ लो, ये तो फिक्स है।
फिर ये आपके एक दूसरे में चले जाएंगे, CH3 आपका यहाँ बन जाएगा, H आपका इसके पीछे, H आपका इसके पीछे। फिर से कितने डिग्री से घुमा दो, 60 डिग्री से घुमा दो। देखते रहो तुम, बस नोट बाद में कर लेना इसको। CH3 इधर बनेगा, H इधर बनेगा, H इधर बनेगा, और ये CH3 आपका कहाँ पहुंच जाएगा, है ना, घूम के इधर, इधर और इधर। ये CH3 बन गया, H बन गया और H बन गया। अब इसमें 60 डिग्री का रोटेशन करवाओगे तो ये बन गया। ठीक है, आप बताओ, मैंने आपको पहली फॉर्म को क्या लिखवाया था? मैंने आपको बताया था ना, स्टेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने, जिसमें दो सर तरीके की फुल्ली रिपल्शन एक्लिप्स समझाई फॉर्म। थी, राइट। स्टेबिलिटी fully का एक eclipsed कॉन्सेप्ट form. समझाया था, राइट, बिल्कुल। ये जो है वो एक्लिप्स्ड फॉर्म बन जाएगी आप लोगों की, फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म, राइट। तो मैं एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूं। अगर बॉन्ड के पीछे बॉन्ड है, मतलब ये बॉन्ड है और इसके सामने बॉन्ड है, तो बॉन्ड और बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है। दो तरीके की रिपल्शन होती है, एक बॉन्ड और बॉन्ड में, एक एटम और एटम में। ठीक है, तो एटम और एटम जब आमने सामने है तब भी रिपल्शन हो रही है, बॉन्ड और बॉन्ड जब सामने तब भी रिपल्शन हो रही है। आप इन दोनों इफेक्ट को मिला के देखोगे तब भी एक ही बात लगेगी कि अगर किसी चीज के सामने बिल्कुल जस्ट दूसरी चीज पड़ी हुई है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। केमिस्ट्री में जब भी रिपल्शन होंगे एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी उसकी जो है वो कम जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फॉर्म के नाम लिख लेते हैं। पहले इसको हमने बोला था फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म, फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म बोली थी। दूसरी फॉर्म को क्या बोला था हमने? गॉश। गॉश फॉर्म बोला था। तीसरी फॉर्म को हमने क्या बोला था? पार्शियली एक्लिप्स्ड। पार्शियली एक्लिप्स्ड बोलने का कारण क्या था कि पहले तो देखो सर CH3 के सामने CH3 था, पर बाद में देखो CH3 के सामने छोटा ग्रुप आ गया, H आ गया। इसका मतलब बड़े के सामने छोटा आ गया, तो पहले के कंपैरिजन में रिपल्शन कम हो गई अगर आप पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म में देखोगे। बट आप पार्शियली फॉर्म से, अच्छा, अगर ऐसी फॉर्म थी जिसमें पूरा एक आइटम दूसरे आइटम के, मोटा मोटा आइटम अगर बिल्कुल एंटी पोजीशन पर आ जाए तो उसको कौन सी फॉर्म बोलेंगे? स्टैगर्ड फॉर्म बोलेंगे। कौन सी फॉर्म बोलेंगे? स्टैगर्ड फॉर्म बोलेंगे। और ये कौन सी फॉर्म थी अपनी? पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म थी। पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म थी। और दोबारा कौन सी बन गई? गॉश। गॉश फॉर्म बन गई, और वापस से फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं भाई? बोलो यार। अगर आप काम पूरा करके आए हो तो आपको जरूर जरूर ये बातें समझ में आएंगी, क्योंकि ये हमने लास्ट क्लास के लास्ट में बना लिया था। ठीक है, ये एन ब्यूटेन की कौन सी प्रोजेक्शन बनाई थी? न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाई थी। आपसे मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि इसके अंदर अगर मैं 1 2 3 4 ऑर्डर डाल दूं, ठीक है ना, क्या डाल दूं मैं इसके अंदर? 1 2 3 4 ऑर्डर ही डाल देता हूं मैं। आप मुझे बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ 1, इसको लिख देता हूँ 2, इसको लिख देता हूँ 3, इसको लिख देते हैं 4, इसको लिख देते हैं 5 और इसको लिख देते हैं 6। आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म है, ये बता दो। फोर्थ, स्टैगर्ड फॉर्म, क्योंकि एक बॉन्ड सीधा है और उस पे CH3 मोटा ग्रुप है, और उसके जस्ट नीचे ऐसा बॉन्ड है जिसपे CH3, तो CH3 के जस्ट नीचे CH3 बहुत आपस में दूर है, इसमें रिपल्शन के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर इसमें प्रिडिक्ट भी करने बैठूंगा, स्टेबिलिटी अगर मैं इसमें प्रिडिक्ट भी करने बैठूंगा, तो मुझे पता है कि फोर्थ की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। फोर्थ के बाद बताओ आप कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म आपको ज्यादा स्टेबल लग रही है, या उससे ज्यादा स्टेबल आपको गॉश फॉर्म लग रही है, ये बता दो। partially eclipsed. सर पार्शियली एक्लिप्स्ड। तुम्हें पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म लग रही है। मैंने तुम्हें बताया था अगर बॉन्ड के पीछे बॉन्ड हो तो बॉन्ड और बॉन्ड में भी तो आपस में रिपल्शन होती है। अरे तुम एटम एटम मत देखो, तुम ये मत देखो कि CH3 और H है, अगर CH3 के पास है तो ज्यादा रिपल्शन है, वो मत देखो। तुम ये देखो कि अगर बॉन्ड के पीछे बॉन्ड आ रहा है और एटम के पीछे एटम आ रहा है तो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड तो है ना। अरे बोलो यार। यस सर। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपको यहां से समझ में आनी चाहिए कि ये जो गॉश फॉर्म है वो पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, गॉश फॉर्म ये रही, इन दोनों को देखो, गॉश फॉर्म और पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म को देखो। वहां पे तो यार बॉन्ड के पीछे बॉन्ड ही दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो रिपल्शन होगा कि नहीं होगा बोलो। यहाँ पे जो है वो थोड़ा दूर चला गया, CH3 थोड़ा सा, ऑब्वियसली थोड़ा सा रिपल्शन तो है, बट
दूर है, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड नहीं है एटलीस्ट, और एटम के पीछे एटम भी नहीं है एटलीस्ट। अरे बोलो यार, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? रिपल्शन ज्यादा पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म में है एज कंपेयर टू गॉस फॉर्म। जब भी मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा, 3-4 मॉलिक्यूल बने होंगे तो हम कंपैरिजन करेंगे किसमें ज्यादा किसमें कम। तो मुझे लगता है कि गॉस फॉर्म, अब यहाँ पे गॉस फॉर्म दो थी गॉस फॉर्म, एक तो सेकंड नंबर पे थी और 6 नंबर पे थी। तो मैं लिखूंगा कि ये जो सेकंड है और 6 है ये तो बराबर है, पर इसके बाद जो आती हैं वो कौन सी फॉर्म आती हैं? थर्ड नंबर पे पार्शियली इक्लिप्स्ड है और फिफ्थ नंबर पे भी पार्शियली इक्लिप्स्ड है। तो थर्ड और फिफ्थ, और लास्ट में कौन सी आएगी? लास्ट में सबसे ज्यादा अनस्टेबल, सबसे भयंकर, सबसे गलत, सबसे खतरनाक 1 है, क्योंकि CH3 के पीछे CH3, मोटे ग्रुप के पीछे मोटा ग्रुप और बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, तो रिपल्शन बहुत ही ज्यादा भयंकर हो गई है। इसका मतलब लास्ट में आएगी 1। ठीक है, इसके बाद ना इसका आपको एक चार्ट सा बनाना है, और ये पेपर में आता है, आपको 4 डायग्राम बने होंगे, आपको प्रिडिक्ट करना होगा कौन सा डायग्राम कैसे है। तो आप डायग्राम में कुछ नहीं है, आप सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे देखा करो क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का कुछ नहीं मतलब है, आप सीधा एनर्जी अपने दिमाग में रखो कि हाँ भाई यार तो एनर्जी की बात हो रही थी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे अपन 0 डिग्री से। 0 डिग्री के बाद में अपन जाएंगे 60 डिग्री का रोटेशन करवाया, 60 के बाद हमने 120 मतलब 60 और 60 के बाद 60 और 60 के बाद 60 और तो 240, फिर 60 और तो 300, और उसके बाद 60 और तो 360। ठीक है, यही करवाया कि नहीं करवाया? बोलो बोलो यार। अब ये इसको ऐसे बना दो, राइट। 4 कर्व दे रखे होंगे, आपको एक चूज करना होगा। ठीक है, तो इसका कर्व आपको कैसे दिखेगा आप मुझे बताओ। जब जीरो पे था, तो जीरो पे कोई रोटेशन नहीं थी, तो फर्स्ट वाली फॉर्म थी। तो फर्स्ट नंबर को मैं एनर्जी सबसे ज्यादा देना चाहता हूँ, इसलिए मैं टॉप पे बना देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 1। ठीक है, इसके बाद जब मैं 60 डिग्री पे आया, 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे गॉस फॉर्म आ गई, और गॉस फॉर्म थोड़ी सी स्टेबल है तो उसको अपन लोग थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। ये आपकी गॉस फॉर्म थी, इसको नंबर अपन 2 डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद 120 पे आए, 120 पे पार्शियली इक्लिप्स्ड होगी, वो गॉस फॉर्म से थोड़ी सी रिपल्शन ज्यादा ले रहा था, और थोड़ी रिपल्शन ज्यादा लेने के कारण उसका जो कर्व है वो थोड़ा सा जो है वो ऊपर की साइड पे खिसक जाएगा। तो ये इस तरीके से आ गया। 120 पे 180 पे आओ, 60 से और घुमा दो, 180 पे आ गए। 180 पे स्टैगर्ड बन रही है, स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है तो सबसे नीचे इसका जो है वो पॉइंट जाएगा। 240 पे आओ, स्टैगर्ड के बाद 60 और घुमा दो, 60 और घुमाने पे पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म बन रही है। पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म फिर से रिपल्शन लेगा, और किसके बराबर लेगा? जस्ट पहले वाली पार्शियली इक्लिप्स। इसके बाद 60 और घुमाओगे तो गॉश बनेगी, तो 2 के बराबर में उसको डालना, 2 के बराबर में डालना बिल्कुल तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से ये बनेगी यहाँ पे करीब करीब, और लास्ट में फिर से वही आ गई 360 रोटेशन पे 1 के इक्वल, तो ये इस तरीके से। तो आपको कर्व जो ऐसा दिखेगा, यूं वाला कर्व दिखेगा ये। है ना, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आप इस पे 3 डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो, 5 डाल सकते हो, 6 डाल सकते हो, 7। मतलब आपको पेपर में वो फॉर्म के नाम भी लिखे हुए आ सकते हैं कि 2 पे कौन सी फॉर्म थी, 3 पे कौन सी फॉर्म थी। भाई ये वाली फॉर्म है तो यहाँ आनी चाहिए, ये वाली फॉर्म है तो नीचे ऊपर। बेसिकली आपको नीचे ऊपर देखना है। जैसे फर्स्ट वाली का नाम है फुली एक्लिप्स, तो फुली एक्लिप्स लिखा हुआ भी हो सकता है, और यहाँ पे गॉश भी लिखा हुआ हो सकता है। 2 नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि 2 आपको दिया होगा। समझ में आ रही है ना? या आपको फॉर्म बनी भी हुई आ सकती है, आपको पूरे पूरे डायग्राम भी बने हुए आ सकते हैं, मतलब ये भी बना हुआ आ सकता है प्रॉपर पूरा। आपको ऊपर नीचे करना है, देखना है कि किसमें रिपल्शन ज्यादा किसमें कम है। यार कर लोगे? बताओ ना यार, भाई बोलो यार। तो ये इस तरीके से पीक्स आएंगी इसके अंदर। ये कर्व किसका है? ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रोटेशन का कर्व है, भाई कितने डिग्री से आप रोटेशन करते हो। और ये कौन सा मॉलिक्यूल किया? ये आपने एन ब्यूटेन किया है, बेसिकली ब्यूटेन जो सीधा ब्यूटेन था। आपको ज्यादा चेंज हो के मॉलिक्यूल आएंगे नहीं, ब्यूटेन बहुत ज्यादा कॉमन है, फेमस है, वही आता है। पेपर आसान होता है तो इथेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन एक आध नंबर में सब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं ना कुछ आपको एडवांस के क्वेश्चन दिखाता हूँ। एडवांस का मतलब हो गया थोड़ा सा मुझे आगे के कंसेप्ट भी पीछे मिक्स करने पड़ेंगे, बट आपको सिर्फ समझना है अभी की क्लास में। आपको समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है, राइट। मेरे पास क्वेश्चन आया, मेरे से बोला विच वन इज मोर स्टेबल। सिंपल है,
विच वन इज मोर स्टेबल। ठीक है, हाँ बेटा बोल। सर अगर दोनों ही गॉस फॉर्म आई और पूछा कौन सा ज्यादा स्टेबल है तो? बेटा ऐसे थोड़ी पूछेंगे आपसे, देखो स्टेबिलिटी के जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ना, तो कभी भी आपसे ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे कि दो सेम में पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, वो आपको बेवकूफ थोड़ी बनाने बैठे हैं, वो तो आपका कंसेप्ट जानने के लिए बैठे हैं। समझ में आ गई भव्य? तो तेरे को दो चीजें अलग अलग होंगी, मतलब उसके अंदर प्रॉपर एक उसका रीजन होगा कि ये इस चीज की वजह से अलग है और ये ऐसा नहीं कि अगर दो चीजें तूने पढ़ी है और दोनों की दोनों थोड़ी बहुत किसी ना किसी वे में सेम है, इधर से देखेगा और उधर से देखेगा, बस इसमें इतना ही तो फर्क है कि तू इधर से देख रहा है या उधर से देख रहा है ना, और इधर से देखने पे उधर से देखने पे फर्क सेम आ रहा है, तो उसमें स्टेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा यार। सही है, अभी देख, अभी दिखाता हूँ मैं तेरे को, तेरी भी भावना मतलब जो उठ रही है अंदर से बातें वो पूरी करेंगे। इधर उधर से देखने पे अलग अलग भी बनाते हैं, फिर चेक करेंगे कि क्या सीन है। ठीक है, यहाँ देखो ये एल्डिहाइड है, मतलब कार्बन पे एक साइड पे एल्डिहाइड लगा था और पीछे वाले कार्बन पे OH लगा था और बाकी जगह पे हाइड्रोजन ही। सवाल सुनना, अभी सवाल सुनना, ये A फॉर्म है, ये B फॉर्म है। ठीक है, ये प्रॉपर एडवांस का क्वेश्चन है, ऐसे नहीं आएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन दिया हमको इसमें से विच वन इज मोर स्टेबल, दो में से ही पूछ रहा हूँ बस, तीसरा चौथा बना के तो कंफ्यूजन पैदा कर ही नहीं रहा। ठीक है, पर इन्होंने ना एक छोटा सा अड़ंगा डाल दिया बीच में, उसने कहा इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, और यहाँ पे कहा उसने इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। सर अब ये क्या है, अब ये सॉल्वेंट क्या चीज? भाई सॉल्वेंट वैसे अगर सोचो तो तुम सबको पता है कि जो रिएक्शन होती है उसमें हम दो जो है मिक्स, जो दो रिएक्शन करवाते हैं उसको हम किसी सॉल्वेंट के अंदर लेते हैं, यूं नहीं कि ठीक है तो कंचे की तरह कोई टक्कर नहीं मारते, जैसे कंचे होते हैं ना दो कि भाई इसको इस पे टकराएंगे तो वो जादू से वो बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमको क्या है कि दो चीजों के बीच में अगर रिएक्शन करवानी है तो उसको किसी सॉल्वेंट में डालना पड़ेगा, किसी सॉल्यूशन में लेना पड़ेगा, किसी मीडियम में लेना पड़ेगा जिसमें दोनों आए, रिलैक्स फील करें और फिर जो है वो रिएक्शन हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, यस सर। मतलब किसी जगह पे काम होता है, मतलब ऐसे नहीं कि ठीक है लड़का लड़की जो है वो एक दूसरे को देखने आए हैं, ठीक है, और अपना सड़क पे ही मतलब है वो चाय पीने लग गए, पहले वो जाते हैं कोई CCD ढूंढते हैं, कैफे कॉफी डे ढूंढते हैं, बैठते हैं आराम से। ठीक है, जगह होती है एक प्रॉपर, वैसे ही रिएक्शन के लिए भी एक प्रॉपर जगह होती है जहां पे आप बातचीत कर सकते हो। समझ में आ रही है ना? कॉफी कॉफी पी सकते हो, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी होने लग गया। बिल्कुल ऑर्गेनिक के अंदर भी ऐसा ही है, मतलब एक सही जगह होनी चाहिए तब जाके वो दो आइटम आपस में जो है वो बातचीत कर पाएंगी, रिएक्ट कर पाएंगी और आप लोगों का प्रोडक्ट जो है वो बन पाएगा, ऐसे फिजूल में नहीं बन पाएगा। राइट, तो आप सॉल्वेंट को उस नजरिए से बिल्कुल देख सकते हो। एक तो बात आपको क्लियर होगी कि सॉल्वेंट बेसिकली वो मीडियम है जहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स होते हैं स्टार्टिंग जो आपको रिएक्ट करने हैं, और प्रोडक्ट बनते हैं दूसरी साइड पे जब वो रिएक्ट कर जाते हैं, तो रिएक्टेंट्स जहाँ पे रिएक्ट करेंगे वो मीडियम जो है वो सॉल्वेंट कहलाएगा। यहाँ पे आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट पे मैं पूरी एक क्लास दूंगा 1 घंटे की आप लोगों को, भी क्या होते हैं कैसे कैसे, बट वो आगे आएगी जब टॉपिक उसका प्यारा सा टॉपिक पास आएगा। अभी मोटा मोटा समझना, नॉन पोलर का मतलब होता है जहां पे चार्ज ना हो। पोलर का मतलब समझते हो, पोलर प्लस माइनस, जहां पे प्लस माइनस हो वो चीज पोलर है। और केमिस्ट्री में प्लस माइनस कैसे आती है? जब एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचता है, ए और बी है आपस में, बी ए से जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बी ए से जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, आप मुझे बताओ ना, ए और बी अगर पोलर है और बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो बी क्या करेगा कि भाई मैं दो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखूंगा, तो पार्शियल नेगेटिव साइन पार्शियल पॉजिटिव साइन आता है कि नहीं आता? पहले आप ये बताओ, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे पोलर वर्ड का जो है वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब प्लस माइनस ज्यादा मात्रा में हो, ज्यादा मैग्नीट्यूड में हो, तो पोलर वर्ड का यूज करेंगे, और जब कंपैरेटिवली कम हो, थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस बहुत नाम मात्र सा, तो नॉन पोलर वर्ड का यूज करेंगे। क्या आपको ये बात क्लियर है? जनरली नॉन पोलर के साथ हम लोग कोवेलेंट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, कोवेलेंट का।
कोवेलेंट मतलब पता है ना कैसे होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, याद है, एक तू दे यार एक मैं देता हूं, आजा मिलके बॉन्ड बनाते हैं। और आयनिक कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो आप समझो जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी जाके प्लस माइनस आएगा, यस और नो बोलो यार। जब ट्रांसफर होगा Yes. एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को पूरा दे देगा तभी तो उस पे पूरा प्लस आएगा और उस पे, और जहां प्लस माइनस ज्यादा आ गए वहां पे पोलर। अब हम ऐसा नहीं कि यहाँ पे थोड़े थोड़े हैं, जो थोड़े थोड़े वाली कैटेगरी है वो नॉन पोलर में जाएगी और जो ज्यादा वाली कैटेगरी है वो यहाँ जाएगी, और वो कैटेगरी भी हमको पढ़ पढ़ के पता लगेगी, ठीक है। चलो मैं अब ये मानता हूँ कि ये मैंने आपको ये दोनों अभी कंडीशन डाली नहीं है, इसको निगलेक्ट मार दो कि ये अभी लिखी नहीं है, जितना भी ग्रीन में मैंने अभी बॉक्स में डाला ये है ही नहीं। अगर आपसे वैसे पूछा जाता कॉमन विच वन इज मोर स्टेबल आउट ऑफ ए एंड बी, आप क्या जवाब देते हैं बताओ? बी। आप जवाब देते बी ऑब्वियसली, क्योंकि आपको लगता है कि बी में OH ग्रुप जो है वो अच्छा खासा है और CHO ग्रुप जो अच्छा खासा है, और वो एंटी पोजीशन पे है, स्टैगर्ड फॉर्म में जो स्टेबल होती है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट या सॉल्वेंट घुसा दिया, अगर मैं नहीं भी घुसाता तो भी यहाँ पे क्या होता, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ आपके लिए, जैसे बेंजीन हो गया, हेक्सेन हो गया। मतलब आपको पढ़ के ये लग रहा है कि हेक्सेन कार्बन की सीधी चेन है और बेंजीन में भी कार्बन हाइड्रोजन है, तो जहां पे खाली कार्बन हाइड्रोजन वाले सॉल्वेंट आते हैं वो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता नहीं, ठीक है ना, राइट। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट जस्ट एक मीडियम का काम करेगा, जस्ट वो इसमें कुछ करवा नहीं पाएगा, अपना कोई योगदान दे नहीं पाएगा बेसिकली। तो आप कैसे सोचोगे, आप देखोगे कि यार ये तो सॉल्वेंट में ले लिया सर ने और सॉल्वेंट है नॉन पोलर, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट इस मॉलिक्यूल को इफेक्ट कर नहीं पाएगा। तब भी क्या हो रहा होगा, तब भी देखो क्या हो रहा होगा, देखो इस CHO को अगर मैं ऐसे बना दूं तो तुम्हें कोई दिक्कत है, पहले ही बताना। इस CHO को अगर मैं ऐसे बना दूं तो कोई दिक्कत है तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है ना, कोई Yes, बोलो sir. यार। और इस OH को मैं अगर ऐसे बना दूं तो भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, एक ही बात है। अब देखो O के पास में जब H आता है ना तो इनके बीच कुछ कुछ होने लगता है, कुछ कुछ होता है इनके बीच। क्यों होता है इसके बीच? क्योंकि इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ये बात मैंने तुम्हें क्लास में समझा रखी है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में एक इंट्रैक्शन होती है, ऐसी इंट्रैक्शन टॉटोमेरिज्म में भी करी थी आप लोगों ने, जो ऑक्सीजन और दूसरे पड़ोस के हाइड्रोजन के बीच में थी, ठीक है। इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप ऐसे समझो कि इसमें ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है यानी कि ए इज मोर स्टेबल देन बी हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस और नो का जवाब देना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पता है क्या होगा, वो कहेगा ओए OH यार तू मेरे साथ में ही रहे, मिल के रहते हैं। तो जब जब बॉन्डिंग हो रही है तब तक आप लोगों का क्या हो रहा है, मतलब बेसिकली स्टेबिलिटी आ रही है। ऐसे समझना, मैंने आपको एक बात समझाई हुई है शायद पहले, कि जब भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है, और जब भी नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ये बात बताई हुई है कि जब भी बॉन्ड बनते हैं, फॉर्म होते हैं नए, तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब किसी बॉन्ड को तोड़ना होता है तो ऊपर से एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब खर्चा होता है, राइट। तो आप ऐसे समझो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नई पैदा हुई है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब नया बॉन्ड बना है। एक तरीके से ये सॉर्ट ऑफ बॉन्ड है, ये इंट्रैक्शन वाला बॉन्ड है, ठीक है, दूरी दूरी से ही बॉन्ड रहेगा, इनके बीच में कुछ दिखेगा नहीं आप लोगों को, ठीक है, पर इनके बीच में एक इंट्रैक्शन है तो इंटैक्ट है यहाँ पे, राइट। ये फोन क्यों आ गया मेरा, रुको एक सेकंड काटे इसको। ठीक है भैया, आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो। आ रही है बात समझ में? तो शांत, तेरा कॉल आ रहा है बेटा। यस सर। क्या बात होगी? तो शान भाई साहब, अबे टेस्ट है तो दे ले, कोई दिक्कत वो नहीं टेस्ट है। हाँ कोई बात नहीं, चला जा, 5 मिनट का टॉपिक रह गया, मैं बस ये क्वेश्चन समझा के क्लास खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। बीच में छोड़ नहीं सकते ना ऐसे, है ना। कोई बात नहीं, मैं तेरे को क्लास में भी समझा दूंगा, आएगा तो सही मेरे पास, ठीक है। दिक्कत मतलब तेरा टेस्ट है, तू आराम से जाके टेस्ट दे, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। भव्य तुम्हारा टेस्ट है, जाके टेस्ट दे लो भाई, ठीक है। अगर 5 मिनट रुक सकते हो वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, देख लो रुक के, देखो 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ।
फटाफट से वापस आओ इधर देखो, विच वन इज मोर स्टेबल, ठीक है ना। तो ए और बी में से देखना है मेरे को कि कौन ज्यादा स्टेबल है, राइट। तो ए ज्यादा स्टेबल है या बी ज्यादा स्टेबल है। मैंने आपको बोला कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या होगी, एक इंटरेक्शन होगी, उस इंटरेक्शन को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि यहाँ पे नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज हो गई अगर, तो अपनी तो कम हो गई ना। अरे समझो ना यार, अगर कोई चीज निकाल दी तो अपनी कम रह गई, अपनी कम रह गई मतलब आप स्टेबिलिटी की ओर मूव कर गए। इस बेसिस पर मैंने कह दिया कि ए इज मोर स्टेबल देन बी है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर, पहले ये बताओ, क्योंकि No, अगले sir. वाला भयंकर होने वाला है। अगले वाला क्या था, अगले वाला बताओ क्या चीज थी। इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है भाई। तो पोलर सॉल्वेंट क्या चीज है, पोलर सॉल्वेंट समझते हो, पोलर सॉल्वेंट क्या चीज है। पोलर सॉल्वेंट बोले तो एग्जाम्पल पूछ रहा हूं मैं, एग्जाम्पल देता हूं पानी, वाटर। तो वाटर में ऑक्सीजन पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, पहले ये बताओ। और क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन कौन है बताना जरा, ऑक्सीजन कौन है। ऑक्सीजन है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कौन है ऑक्सीजन, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन बच्चा, हाइड्रोजन को तो खा जाएगा बिल्कुल ही, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, और इस प्लस माइनस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ये बात मैंने आपको क्लास में भी समझा रखी है, क्या आपको याद आ रही है। वाटर, पानी, Yes, sir. पानी पोलर सॉल्वेंट है। देखो पानी सॉल्वेंट क्यों लिया जाता है, वजह है इसकी, क्योंकि पानी इजीली अवेलेबल भी है, फ्री में है, हमारा फ्री में ही काम हो जाता है, फ्री में मीडियम, कुछ एक्स्ट्रा चीज भी नहीं लगनी हमारी, ठीक है ना। तो पानी अच्छा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, मतलब प्लस माइनस है। ये थोड़ी फीलिंग आप जब आगे रिएक्शंस करोगे तो भी आएगी। फिलहाल आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ पानी का, ठीक है। आप अब ऐसे सोचना कि अगर OH ग्रुप लगा हुआ है, सुनो, OH ग्रुप लगा हुआ है, एल्कोहल ग्रुप, ऊपर वाले ए और बी एग्जांपल में, बी में नीचे है और ए में ऊपर है। अब OH के साथ, अल्कोहल के साथ पानी इंटरेक्ट करेगा बहुत तगड़े तरीके से। क्यों, क्योंकि OH में इस पे माइनस था, इस पे प्लस था, और पानी इंटरेक्ट करेगा तो H इंटरेक्ट करेगा इसके साथ, क्योंकि H पे क्या है प्लस और इस H पे क्या है प्लस, तो प्लस माइनस के साथ इंटरेक्ट करेगा। और ये जो आपको पड़ोसी दिख रहा है ना H प्लस, इसके साथ O इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि O पे क्या था माइनस। आप इस चीज को फील कर पा रहे हो, मैं कह रहा हूं कि ये जो अल्कोहल ग्रुप था, अल्कोहल ग्रुप, ये चारों तरफ से पानी के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा होगा, चारों तरफ से। क्या आपको क्लियर हो रही है बात। यस सर। और ऐसा ही ग्रुप CHO भी है, CHO भी चारों तरफ से किससे इंटरेक्शन कर रहा होगा। अरे मैं केस नंबर 2 पे पहुंच गया हूं। केस नंबर 2 में सॉल्वेंट कैसा है, पोलर, पोलर, प्लस माइनस है उसमें, तो प्लस माइनस इन दोनों ग्रुप में भी थे, क्योंकि इसलिए प्लस माइनस वाला प्लस माइनस के साथ इंटरेक्ट करेगा। बोलो, तो आफ्टर इंटरेक्शन चारों तरफ से घेर लिया गया, चारों तरफ से घेर लिया गया, चारों तरफ से। तो घेरने के बाद कंपाउंड का साइज बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, समझ रहे हो। मतलब इसके अंदर क्या हो रही थी, पहले वाले के अंदर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, इससे ऊपर वाले केस में अपने ही अंदर। बट अब क्या हो रही है, अब क्या हो रही है, देखो, अगर मैं पहले वाला मॉलिक्यूल बना दूं, पहले वाला मॉलिक्यूल अगर मैं क्या कर दूं, बना दूं, ठीक है। राइट, तो पानी आफ्टर इंटरेक्शन, पानी के साथ इंटरेक्शन करने के बाद ये कुछ ऐसे से हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े, और इनके बीच में आपस में जो इंटरेक्शन थी अब वो नहीं हो पाएगी। कुछ बात समझ में आ रही है। अगर पानी घुस गया इनके बीच में तो आपस में इंटरेक्शन नहीं हो रही, पानी के साथ हो रही है, और पानी के साथ होने के बाद ये बड़े बड़े हो रहे हैं। अब एक बार ये बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़े मोटे मोटे, तो मोटे मोटे वाले पास हैं, इनमें क्या होगी आपस में, रिपल्शन। और अगर इनमें रिपल्शन है तो बी वाले में रिपल्शन का मैग्नीट्यूड जो है वो कम होगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत दूर दूर है। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, बी इज मोर स्टेबल देन ए हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई, पहले तो ये बता दो। यस सर। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्वेंट घुसने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है।
देखो कैसे बढ़ चुकी है ना। ठीक है भाई, तो अभी क्या करते हैं, ठीक है, एक बार के लिए क्लास अपनी बंद कर देते हैं क्योंकि 8 बज गए हैं और काफी लोगों का जो है वो टेस्ट भी होता है इसके बाद, राइट। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ मैं, ठीक है।